नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आज ज्योग्राफी में भारत के अवतंत्र पर प्रकाश डालना है। मैंने आपको बताया था कि हिमालय का अवतंत्र 3 प्रकार का है। हिमालय की जो ईस्टर्न साइड की नदियां हैं उसमें ब्रह्मपुत्र मेन है, जो हिमालय का पूर्वी छोर है। पश्चिम में सिंधु नदी और बीच में गंगा का उपजाऊ मैदान। सिंधु का अवतंत्र हम लोग पढ़ चुके थे, गंगा पर भी काम हो चुका था। आज बारी है ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की एक प्रमुख नदी है और सभी नदियों का बहाव और बहने का अंदाज लगभग एक जैसा है। क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, उनकी लेंथ कितनी है, किनारे किनारे बसे नगर कौन कौन से हैं, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में उनकी कौन की ट्रिब्यूटरी या सहायक नदियाँ हैं और उनका अवतंत्र किस प्रकार का है। तो समझाने के लिए हमने मैप का भी सहारा लिया है और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो हिस्ट्री सीरीज मैंने शुरू कर दी है। कुछ बातें उसमें होती रहेंगी, कुछ बातें इसमें होती रहेंगी। और अभी हिस्ट्री जो हमने अभी जीएस कराई थी उसमें संकोच नदी पर क्वेश्चन आया था कि संकोच नदी किन 2 राज्यों की सीमा बनाती है। संकोच चूँकि ब्रह्मपुत्र की एक ट्रिब्यूटरी है तो पश्चिम बंगाल और असम के बॉर्डर से होती हुई ये बांग्लादेश में मिल जाती। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, टू द पॉइंट में चलें, समझाते भी चलें और समझते भी चलें। जैसे पहला क्वेश्चन बनता है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होगा, ओरिजिन। तो कैलाश मानसरोवर क्षेत्र में एक ग्लेशियर पड़ता है हिमनद, जिसका नाम है चेमायुंगडंग ग्लेशियर। तो चेमा ग्लेशियर से इसकी उत्पत्ति हुई। नेचर का मतलब है नदी का बहाव किस टाइप का है, उसका ड्रेनेज सिस्टम किस टाइप का है। तो ये एक पूर्व अनुवर्ती नदी या इंग्लिश में बोलें तो एंटीसीडेंट नदी है। वो नदियाँ जिनका बहाव पहले बन चुका है, जिन्होंने अपने रास्ते में आने वाले पर्वतों को काट के रास्ते बनाए, तो ऐसी नदियों को एंटीसीडेंट बोलते हैं। सिंधु, गंगा, हिमालय की लगभग सारी नदियाँ एंटीसीडेंट हैं। पहले नदी बनी, उनके बहाव से जो मलबा इकट्ठा हुआ उससे हिमालय की अगली लेयर बनी। उन्होंने अपने रास्ते को काटा, जो सामने आया वो चूर चूर कर दिया, आगे बढ़ती गई और रास्ता बनाती गई। तो हिमालय की ये एक एंटीसीडेंट नदी है। लेंथ लंबाई पूछी जाए तो टोटल लेंथ है 2900 किलोमीटर। भारत में इसकी लंबाई है 916 किलोमीटर। ट्रिब्यूटरी या सहायक नदियाँ, हर नदी की अपनी एक ट्रिब्यूटरी है। नदी का बहाव जो कि ईस्ट टू वेस्ट चल रहा है, फिर ये साउथ में घूम जाती है। तो कुछ नदियाँ उत्तर की हैं, कुछ नदियाँ दक्षिण की हैं। इस मैप के अनुसार ये नॉर्थ है, ये साउथ है। और इस आधार पर अगर देखें तो जो नदियाँ इसमें उत्तर दिशा से मिलती हैं उनका क्रम एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसी को मैंने यहाँ पर रखा है। उत्तर में अगर वेस्ट टू ईस्ट देखें यानी पश्चिम से पूर्व, तो तीस्ता नदी, संकोच नदी, मानस नदी, जिया भरेली, रंगा और सुबनसिरी, ये ब्रह्मपुत्र की उत्तर की सहायक नदियाँ हैं। क्वेश्चन अगर ईस्ट टू वेस्ट आता है तो आप पलट दीजिए, सुबनसिरी, रंगा, जिया भरेली, मानस, संकोच और तीस्ता। कोई भी चाहे, से गंगा में आपने पढ़ा था, पश्चिम से पूर्व चलने पर गंगा की जो नदियां हैं उसमें रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और यमुना में चंबल, सिंध, बेतवा, केन। तो इसमें भी यही है, तीस्ता, संकोच, मानस, तीस्ता, संकोच, मानस, जिया, रंगा और सुबनसिरी। 2-4 बार पढ़ेंगे तो सेट हो जाएगा। साउथ में आ जाइए। साउथ में जो नदियाँ इसमें मिलती हैं उसमें प्रमुख है दिबांग नदी, दिबांग को ही बोलते हैं सियांग नदी। आगे चल करके लोहित और बूढ़ी दियांग, ये नदियाँ इसमें मिलती हैं। और दिबांग लोहित जब मिलती हैं असम में, तब इस दिहांग जो मुख्य धारा है और दिबांग लोहित के मिलने पर इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। और उसी में आगे बढ़ेंगे तो साउथ में धनसिरी नदी, कपली नदी और मेघना नदी, ये इसकी साउथ की ट्रिब्यूटरी। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अगला पॉइंट जो उसमें सबसे खास है वो है ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्रीय नाम, लोकल रीजन नेम क्या है। इसको इस तरीके से समझाएं, किसी व्यक्ति का आधार कार्ड में या हाई स्कूल की मार्कशीट में नाम हो रामचंद्र शुक्ला, तो उनका बेस नाम वही रहेगा, चाहे वो जॉब करें, चाहे सैलरी आए, चाहे पेंशन आए, चाहे बैंक का अकाउंट हो, रामचंद्र शुक्ला ही उनका बेस नाम है, वही उनका आधार है। अब क्षेत्रीय नाम अलग होते हैं। अब जैसे वो बचपन में बड़े होंगे तो कोई उनको रामू बोलता है, कोई शुक्लू बोलता है, कोई चंदू बोलता है, कोई पप्पू बोलता है,
कोई गप्पू बोलता है, लेकिन बेस नाम क्या होगा? रामचंद्र शुक्ला। यही चीज़ यहाँ पर भी समझानी है। ब्रह्मपुत्र नदी का आधार कार्ड में नाम होगा ब्रह्मपुत्र, ये इसका अंतर्राष्ट्रीय नाम है, लेकिन घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही ये नदी जगह जगह से होती है जो आगे बढ़ती है, तो इसकी ओपनिंग, इसका उद्गम चेमो ग्लेशियर से होता है और अंत इसका डेल्टा ऑफ सुंदरबन है। इसका प्रथम संस्कार है, इसका अंतिम संस्कार है, इसका आदि है या इसका अंत है। तो रास्तों से जहाँ जहाँ ये गुजरी उसी क्षेत्र में वहाँ के लोगों ने इसको लोकल नाम दिया। वहाँ की नदियों का, हवाओं का, पंछी का, पवनों का कोई नाम नहीं होता, ये किसी सरहद सीमा से परे होते हैं। पंछी, नदियाँ और पवन के झोंके कोई सरहद न इनको रोके, तो अपनी सुविधा के लिए इनको एक नाम देते हैं जिनको हम संज्ञा या नाउन बोलते हैं। ये चीज़ में क्वेश्चन बनते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या बोलते हैं, भारत में क्या बोलते हैं, बांग्लादेश में क्या बोलते हैं और किस क्रम से बोलते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर भी लागू होती हुई इसको मैंने समझाने की कोशिश की है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, लोकेशन यानी क्षेत्र, लोकल नाम यानी इनके क्षेत्रीय नाम। सबसे पहले तिब्बत क्षेत्र, मानसरोवर से निकलने पर यह नदी जब ईस्ट की तरफ बढ़ती है तो तिब्बती क्षेत्र में इसको सांगपो बोलते हैं। सांगपो का मतलब होता है शोधक या प्यूरिफायर। आगे चलकर के ये ग्रेट हिमालय को काटती है, नामचा बरवा के पास एक गहरा खड्ड बनाती है, गार्ज बनाती है और अरुणाचल प्रदेश में ये दिहांग के नाम से भारत में एंट्री करती है। तो इसका नाम हो जाएगा दिहांग। यही दिहांग जब आगे बढ़ती है तो अपोजिट साइड से यानी साउथ साइड से दिबांग एंड लोहित दो नदियाँ इसमें मिलती हैं सादिया के पास। बूढ़ी दिहांग लोहित में मिल जाती है, लोहित दिबांग में मिल जाती है, और दिबांग लोहित जब असम में मिलती हैं दिहांग में, तो इस संयुक्त धारा को हम ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। यानी असम क्षेत्र में ही इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ा, तो ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र हम असम में कहते हैं। मैथ की भाषा में समझाएं, दिहांग नदी प्लस दिबांग प्लस लोहित इज इक्वल टू ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र में 3 नदियों का समुच्चय है। मेन नदी है दिहांग जो ऊपर से आ रही है, दिबांग और लोहित इसकी ट्रिब्यूटरी है जो मिलती है, तो उस नदी का नाम, उस धारा का नाम ब्रह्मपुत्र होता है। पानी तो वही है। और सादिया से लेकर के धुबरी तक जो असम का हमारा पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर इसकी लंबाई 916 किलोमीटर, और कुछ नदियाँ राइट से मिलती हैं, कुछ साउथ से मिलती हैं। यहीं पर दिहांग के पास माजुली द्वीप है जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, और नदी अपनी जीवन यात्रा में आगे चलती है, मिलती है, लोगों को मिलाती है, नदियाँ मिलती जाती हैं, मिटती जाती हैं। धुबरी के पास ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो तिस्ता नदी जो भूटान से निकलती है, इस नदी में आकर के मिलती है, और तिस्ता और ब्रह्मपुत्र का आगे जो नाम होता है बांग्लादेश में वो जमुना हो जाता है। यानी बांग्लादेश में उसको हम जमुना नदी बोलते हैं, और इसी जमुना में ही तिस्ता नदी आके मिलती है। और आगे बढ़ते हैं, आगे चल कर के जो हमारी गंगा है, जैसे गंगा आगे बढ़ती है तो सुंदरबन का डेल्टा क्षेत्र में या बांग्लादेश में आने पर इसका नाम पद्मा हो जाता है, और इधर से जमुना आती है, इधर से गंगा पद्मा में बदल जाती है। उसी साइड से मेघना नदी मणिपुर से होती हुई इस जमुना में आकर के साउथ साइड से मिलती है, और मेघना के मिलने के बाद चूँकि ये इस नदी की बहाव की अंतिम धारा है, तो इसी मेघना के नाम से इस पूरे समुच्चय को, इस पूरे जल क्षेत्र को, इस संयुक्त धारा को हम मेघना ही बोलते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि पद्मा प्लस यमुना प्लस मेघना बराबर मेघना। तो सुंदरबन का जो डेल्टा क्षेत्र है, हालांकि इसमें 2 मेन नदियां हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र, तो यहाँ ध्यान रखना है कि गंगा को हम पद्मा बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र को हम यमुना बोलते हैं, और मेघना है सहायक नदी। तीनों मिल जाएं तो इस पूरे क्षेत्र को हम मेघना क्षेत्र बोलते हैं। और सुंदरबन का डेल्टा जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, नदी यहाँ कई हिस्सों में डिवाइड होती है, और धीरे धीरे नदी किस्तों किस्तों में समुद्र में मिलती है। समुद्र में मिलना उनका अंतिम संस्कार है, ये जीवन की अंतिम यात्रा है, और यहाँ से वो बहाव ख़त्म हो जाता है, फिर एक नया पानी आता है, पानी बढ़ता है, युवा होता है, बूढ़ा होता है, ख़त्म होता है, यही सिलसिला चला है कि नेचर का नियम सबके लिए एक जैसा है। तो इस नदी की इतनी कहानी है, तो इसमें जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं हमने मार्क कर दिए हैं, और इसी उम्मीद के साथ इसको आप भी देखिएगा। इससे संबंधित जो प्रश्न है वो हम ST सॉल्व कराएंगे तो बताएंगे, और आप इसको पढ़ें, कोई डाउट हो तो शेयर करें। इस उम्मीद के साथ आगे मिलते हैं। नमस्कार।